Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, Raipur. Students, today we are going to learn business complaint letters. How to write a complaint letters in business pattern, or how to complain a goods और प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं बिजनेस लेटर्स कंप्लेन के लिए कैसे लिखे जाते हैं। समटाइम्स बायर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड। कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटा व्यापारी जब बड़े व्यापारी से माल खरीदता है तो उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं होता है, या और कोई कारण होता है जिसके कारण से जो है वो उस माल से सेटिस्फाई नहीं हो पाता। पीपल गेट ए चांस टू कंप्लेन, और उस समय स्थिति ये होती है कि उनको मौका मिल जाता है कंप्लेन करने के लिए। अब कौन कौन से ऐसे रीज़न हैं जिनके आधार पर जो है बिजनेस कंप्लेन लेटर्स लिखे जाते हैं। पहले तो ये बता दूं मैं, कंप्लेन लेटर्स आप दो तरह के देखेंगे। एक तो होते हैं कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को लिखता है, और दूसरा होता है एक व्यक्ति किसी बिजनेसमैन को, एक व्यक्ति किसी अधिकारी को, एक व्यक्ति किसी कार्यालय को आदि को लिखता है। जो सोशल इश्यू के कंप्लेन लेटर्स होते हैं वो थोड़े अलग हो जाते हैं, और जो बिजनेस कंप्लेन लेटर्स होते हैं उनका पैटर्न थोड़ा अलग होता है। बिजनेस कंप्लेन लेटर्स का फॉर्मेट क्या होता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से रीजंस है जिनके बेस पर कोई भी छोटा बिजनेसमैन बड़े बिजनेसमैन को कंप्लेन लेटर लिखता है। Various reasons to complain of complaints to businessmen. अब देखिए उन रीजन्स में पहला रीजन्स हो सकता है गुड्स फाउंड डैमेज्ड, यानी किसी व्यापारी ने बड़े व्यापारी को कोई बड़ा ऑर्डर दिया, उससे कुछ माल मंगाया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कॉस्मेटिक आइटम्स, ग्लास आइटम्स, कुछ भी, एनीवन। तो वो जो माल जब उसके पास पहुंचा तो टूटी फूटी हालत में पहुंचा। उसमें से कुछ चीज़ें जो थी टूटी हुई थी, कुछ चीज़ें डैमेज हो रखी थी। यदि उस कंडीशन का माल उसके पास पहुंचता है तब वो क्या करता है, जिस व्यापारी ने माल का ऑर्डर किया था वो अपने बड़े व्यापारी को जो है कंप्लेन लेटर लिखता है। और क्या रीज़न हो सकता है, सप्लाई ऑफ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, यानी जिस प्रकार की क्वालिटी के लिए ऑर्डर किया गया था वैसी क्वालिटी का माल ना भेजकर थोड़ी सी निम्न क्वालिटी का माल भेज दिया गया हो, थोड़ी बेकार क्वालिटी का माल भेज दिया गया हो, तो भी जो है एक मौका मिल जाता है व्यापारी को दूसरे व्यापारी को कंप्लेन करने के लिए। या आप यूँ कह सकते हैं वो अपने बड़े बिजनेसमैन को जो है कंप्लेन लेटर लिखता है। और कौन सा तरीका होता है और क्या कारण होता है, डिले इन सप्लाइंग गुड्स, यानी आपने माल मंगाया, उसके लिए एक तारीख दी आपने कि इतनी तारीख तक हमारा माल पहुंच जाना चाहिए, और माल उस समय नहीं पहुंचा और उसके बाद पहुंचा। कई बार ऐसा होता है कि किसी विशेष व्यक्ति का कोई ऑर्डर होता है और उस स्पेशल ऑर्डर को ही हम आगे रिकमेंड करते हैं, और वह व्यक्ति मान लो उसके घर पे कोई फंक्शन है
वो व्यक्ति कहता है हमें 20 तारीख को माल चाहिए, उसके फंक्शन जो है 25 तारीख को, और हमारे पास माल जो है 30 तारीख को पहुंचता है, तो वो माल किसी काम का नहीं है। उस कंडीशन में भी कंप्लेन लेटर लिखी जाती है और वहाँ जो है कुछ हर्जाना या कुछ कंसेक्शन मांग के उस माल को रखा जाता है या लौटाया जाता है। जो भी कंडीशन होती है वो बाद में देखते हैं। लेकिन जब भी जो माल की सप्लाई है, गुड्स की सप्लाई है, उसमें यदि टाइम ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में भी कंप्लेन लेटर लिखा जाता है। नेक्स्ट थिंग जो है रॉन्ग इनवॉइस। रॉन्ग इनवॉइस का मतलब क्या होता है? क्या आप इसको रॉन्ग प्राइस भी बोल सकते हो। जैसा कोटेशन व्यापारी ने आपको भेजा, जो डिस्काउंट आपको अप्लाइड किया था, जो डिस्काउंट आपको बताया था, व्यापारी ने वो डिस्काउंट आपको नहीं दिया, वो प्राइस लिस्ट में जो प्राइस लिखी हुई थी उस प्राइस को उन्होंने नहीं दिया आपके लिए, बिल में उससे ज़्यादा प्राइस जोड़ दी। उस कंडीशन में भी जो है कंप्लेन लेटर लिखा जाता है, वो भी बिजनेस कंप्लेन लेटर की श्रेणी में ही आता है। नेक्स्ट थिंग जो है इंफीरियर क्वालिटी। ये सेम वैसे ऊपर जो बताया हुआ है सप्लाई ऑफ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी वो होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये होता है कि और ज़्यादा बेकार माल आ गया, वो चीज़ कह सकते हैं। तो इस तरह से वेरियस रीजंस, यानी ये विभिन्न प्रकार के रीज़न हैं जिनके आधार पर, जिनको बेस बना के जो है बिजनेस कंप्लेन लेटर लिखे जाते हैं। जैसे बता दिया माल टूटा फूटा आ गया, बेकार की जो क्वालिटी बताई थी उससे थोड़ी सी निम्न क्वालिटी आ गई, माल भेजने में देरी कर दी, जो बिल में प्राइस लिस्ट है उस प्राइस लिस्ट कोटेशन में है उसके अकॉर्डिंग जो है प्राइस नहीं लगाई, डिस्काउंट नहीं दिया, ये सारी चीज़ें, और बिल्कुल घटिया क्वालिटी का माल बेच दिया। इस तरह से जो है बिजनेस कंप्लेन लेटर इन कारणों को आधार बनाकर लिखे जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ ए बिजनेस कंप्लेन लेटर। अब हम बात करते हैं कंप्लेन लेटर्स के फॉर्मेट की। कंप्लेन लेटर कौन सा? बिजनेस कंप्लेन लेटर, यानी एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को जो लेटर लिखता है उस कंप्लेन लेटर के फॉर्मेट की। लेटर्स के मोस्टली फॉर्मेट जो है वो इक्वली होते हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ ही आते हैं। जैसे आपने गुड्स का ऑर्डर करने के लिए लेटर देखा, कोटेशन मांगने के लिए लेटर देखा, उनमें सबसे पहले चीज़ क्या आती है? सेंडर एड्रेस। और इस प्रकार के कंप्लेन लेटर में भी सबसे पहले क्या चीज़ आएगी? सेंडर्स एड्रेस। जो लेटर भेज रहा है उसका यहाँ पता आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग में क्या आएगी? यहाँ पर डेट। जहाँ देखो मैंने ये एक लाइन का गैप बता रखा है, ये एक लाइन का गैप होगा यहाँ पर, उसके बाद में डेट आएगी। फिर डेट के बाद में भी क्या आएगा? एक लाइन का गैप, और उसके बाद में क्या आएगा? रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस का एक पार्ट बहुत ध्यान रखना है आपको कि अगर क्वेश्चन में पोस्ट नेम दे रखा है तो पहली लाइन में पोस्ट का नेम ही आएगा, उससे पहले द आ जाएगा और द के बाद में क्या आएगा? पोस्ट का नेम, और उसके नीचे कोई एड्रेस आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यदि पोस्ट दे रखी है तो पोस्ट का नाम वहाँ पर लिखना है। फिर सब्जेक्ट एक लाइन में लिखा जाता है, अधिक से अधिक 2 लाइन हो सकती है, लेकिन मोस्टली एक लाइन में ही लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद में रिसीवर एड्रेस के बाद में एक लाइन और ड्रॉप हो जाती है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में एक लाइन ड्रॉप और हो जाती है, उसके बाद में आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है? हमने 3 ऑप्शन बताए थे, एक तो होता है सर, या होता है मैडम, और या मैंने बता रखा है सर्स। सर्स हम किस कंडीशन में लिखते हैं? जब किसी प्रकार की पोस्ट इस रिसीवर एड्रेस में नहीं दे रखी होती है तो उस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं? सर्स। कहने का मतलब जो भी व्यक्ति जो भी उस लेटर को पढ़ेगा सभी को वो संबोधित किया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? बॉडी ऑफ लेटर, जो कि बहुत बड़ा भाग होता है, आप कह सकते हो इसमें लेटर। अब ये जो बिजनेस कंप्लेन लेटर है, इसमें बॉडी ऑफ लेटर में क्या चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, मोटे मोटे तौर पे समझ सकते हैं। देखो, आप जो है किसी भी माल के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, गुड्स के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि वो माल आपको मिल चुका है। तो आप ये बता सकते हो रिसीविंग ऑफ गुड्स, इसके बारे में एक दो लाइन में बता सकते हैं। जैसे कह सकते हो थैंक्स फॉर योर प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ आवर ऑर्डर।
और यहाँ साथ में ऑर्डर नंबर भी मेंशन किया जाता है, यानी कौन सा गुड्स जो है आपको मिला है उसके बारे में। जब आपने बता दिया कि ये चीज़ हमको मिल गई है, उसके बाद में क्या होता है कि आप उसको इन्फॉर्म करते हैं वास्तव में जो मूल मुद्दा है उस मूल मुद्दे के बारे में, यानी इंफॉर्मेशन अबाउट द इश्यू, यानी इश्यू क्या है, माल खराब आ गया है, यानी टूटा फूटा माल आ गया है, ख़राब क्वालिटी का माल आ गया है, आपके पास जो इनवॉइस आया है उस पर रेट्स ज़्यादा लगे हुए हैं, डिस्काउंट आपको नहीं दिया गया है, माल को प्राप्त होने में डिले हो गया है, जो आपने टाइमलाइन दी थी उस टाइमलाइन के बाद में वो जो भी इश्यू है वो आप यहाँ पर गुड्स के इश्यू होने के बाद में ऑर्डर नंबर उसके साथ बताने के बाद में आप इंफॉर्मेशन अबाउट इश्यू जो भी मुद्दा होता है उसके बारे में बताते हैं। और उस मुद्दे को बताने के बाद योर सॉल्यूशन, यहाँ कह सकते हो आप सजेशन, यानी आप एक सजेशन उसको देते हैं, एक एडवाइस उसको देते हैं, सजेशन ही कह दीजिए, कि आपके हिसाब से उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। यानी सॉल्यूशन का मतलब ये है कि मान लो रेट्स ज़्यादा लगे हुए हैं तो आप उसको कह सकते हैं कि आप इस बिल को, आप इसका मॉडिफाइड बिल वापस भेजिए, तब हम इस माल को पूरा अनपैक करेंगे। या आप उसको कह सकते हैं, आप अनपैक कब करेंगे, जैसे मान लो आपके पास तुरंत बिल आ गया और आपने देख ली रेट ज़्यादा है, तो आप उसको सीधा ही वो इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई ये बिल जो है इसमें रेट ज़्यादा लगी हुई है, आप यदि जो रेट आपने कमिटमेंट की थी वही रेट में हमें देते हैं माल, तो हम इसको अनपैक करते हैं अपने पास रखते हैं, नहीं तो आप इसको वापस ले जाने की व्यवस्था कीजिए। या मान लो आपके पास टूटा फूटा माल आ गया तो आप उसको सजेशंस दे सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं, यानी इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए आप कह सकते हैं भाई आप जो है जो भी टूटा फूटा माल है उसकी मैं लिस्ट बना देता हूँ, उसको एक तरफ रख देता हूँ, आपको यदि विश्वास है तो आप मान लीजिए, नहीं तो एक आदमी भेज दीजिए, वो चेक कर देगा और जो बचा हुआ माल है, जो सही स्थिति में माल हम पर पहुंचा, हमारे पास पहुंचा है, उसकी जो है प्राइस आप कोट करके हमें वापस बिल भेज दीजिए, ये भी हो सकता है। या मान लो जो इन्फीरियर क्वालिटी का माल आ गया है, बेकार क्वालिटी का, थोड़ा घटिया क्वालिटी का माल आ गया है, और यदि आप चाहते हैं कि नहीं चलो इस माल को मैं चला सकता हूँ, बेच सकता हूँ मार्केट में, लेकिन आप उससे ये कहेंगे कि नहीं जो रेट आपने भेजी उस रेट में ये संभव नहीं हो पाएगा, तब आप क्या करते हैं कि उससे कहते हैं कि भाई इतने % डिस्काउंट देकर इस माल पर बिल बना दीजिए, तो हम जो है इस माल को आगे मार्केट में सेल आउट करेंगे, वरना इस माल को हम यही रोक देते हैं और आप बता देना क्या करना चाहिए। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, गुड्स की रिसीविंग के बारे में ऑर्डर नंबर का हवाला देते हुए आप बताते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या होता है, इंफॉर्मेशन यानी इश्यू के बारे में, यानी क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में आप सूचना देते हैं। उसके बाद में जो समस्या उत्पन्न हुई है, जो भी डिफेक्टिव चीज़ आई है, उसके बारे में सॉल्यूशन आप स्वयं बताते हैं। लास्ट में योर्स सिंसियरली करके हम हमेशा लिखते हैं बिजनेस लेटर्स में, वो लिख सकते हैं, और नीचे नेम एंड पोस्ट। तो इस तरह से ये जो बिजनेस कंप्लेंट लेटर है उसका एक जनरल सा फॉर्मेट होता है। जो सोशल इश्यू के कंप्लेंट लेटर आएंगे उनमें थोड़ा सा डिस्क्राइब किया जाता है, यानी डिस्क्रिप्शन ज़्यादा होता है उसमें, क्योंकि हम जो है जो भी प्रॉब्लम वहाँ बताएंगे उसको थोड़ा सा ज़्यादा करते हुए बताते हैं, ताकि अगला व्यक्ति जो है उस पर कोई कार्रवाई कर सके। और यहाँ क्योंकि एक बिजनेस टर्म्स होता है तो इसमें हम ज़्यादा कुछ भी नहीं बताते, सिर्फ सामान्य सी चीज़ रिसीविंग गुड्स, ऑर्डर नंबर, इंफॉर्मेशन इश्यू के बारे में, उसके बाद में जो सॉल्यूशन होता है, सजेशन होता है, वो हम बता देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब एक क्वेश्चन के द्वारा जो भी हमने पढ़ा उसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरह से इस बिजनेस कंप्लेंट लेटर को लिखा जाता है, ये हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने क्वेश्चन है जिसका लेटर हम लिखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। यू आर आनंद शर्मा runs a shop of electronic goods with name KM Electronics, shop number 18, Pali Bazaar, Byawar. Write a letter to the manager, Pritam Electronics, Chandpol, Jaipur, complaining against the inferior quality of goods of order number 45JH-23-2020 and also suggest appropriate resolution for the issue. विद्यार्थियों ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है, पहले इसको समझते हैं। आप जब भी लेटर लिखते हैं
तो प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है। पिछले वीडियो में जो लेटर आपको दिया गया था, आप सभी ने कॉमन रूप से उसमें क्या गलती की है कि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें काम में लेनी होती है वो तो लेनी है, लेकिन आप उसका पूरा के पूरा सेंटेंस काम में ले लेते हैं। वहाँ ये भी ध्यान नहीं देते कि वहाँ सेकंड पर्सन लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है, किस चीज़ को काम में लेना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कौन कौन से पार्ट को हमें यूज़ करना है और किस तरह से यूज़ करना है। अब इसका जो फॉर्मेट हमने डिस्कस किया था, फॉर्मेट में सबसे पहले चीज़ क्या आती है? फॉर्मेट में सबसे पहले चीज़ आती है सेंडर्स एड्रेस, सेंडर का एड्रेस। सेंडर का एड्रेस मतलब भेजने वाले का पता। अब आप क्वेश्चन में ढूंढिए क्या भेजने वाले का पता दिया हुआ है। तो देखिए, यू आर आनंद शर्मा, आप आनंद शर्मा है, यानी आप जो है पत्र लिखने वाले हैं। और रन से शॉप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की आप एक दुकान चलाते हैं विद नेम, नाम के साथ। क्या नाम है उस दुकान का? KM इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये तो हो गया दुकान का नाम। और शॉप नंबर 18 पाली बाजार ब्यावर, ये उसका हो गया एड्रेस। तो ये जो यहां से लेके यहां तक का पार्ट है, ये पूरा के पूरा पार्ट आप किस में लिखेंगे? एड्रेस में लिखेंगे इसी तरीके से। तो यहां हम शुरू कर सकते हैं इस लेटर को। सबसे पहले आ जाएगा KM इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर शॉप नंबर 18 पाली बाजार ब्यावर, ये हो गया इसका एड्रेस। अब यहाँ पर कोई भी फ़ोन नंबर, पिन कोड आदि नहीं दे रखा है, और आप चाहें तो यहाँ दे सकते हैं फ़ोन नंबर। तो यहाँ फ़ोन नंबर लिख देते हैं। ये फ़ोन नंबर आप कोई भी मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में आता है, क्योंकि ये कभी भी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं आता है। क्वेश्चन में आपको ये वाला पार्ट KM इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप नंबर 18 पाली बाजार ब्यावर, ये वाला पार्ट यानी एड्रेस जो है लिखा हुआ मिल सकता है। यहाँ जो नाम दिया हुआ है आनंद शर्मा, इस नाम का यूज़ आपको इस एड्रेस के साथ नहीं करना है। इस एड्रेस के साथ किस चीज़ का यूज़ हो सकता है? यदि कोई पोस्ट दी हुई है, जैसे यू आर आनंद शर्मा मैनेजर ऑफ KM इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसा लिखा हुआ होता है, तो फिर यहाँ मैनेजर शब्द सबसे ऊपर लिखा जाता है, नहीं तो आपको केवल एड्रेस लिखना है। नेक्स्ट चीज़ हमने क्या बताई थी? आपको एक लाइन का गैप छोड़ना है, उसके बाद में आपको क्या लिखनी है? डेट लिखनी है। और डेट आप यहाँ जो ऑर्डर नंबर दिया हुआ है, यहाँ ऑर्डर नंबर मैंने लिखा है 45JH23 2020। इसमें आप जब लेटर लिखेंगे तो डेट भी मेंशन करेंगे, वो डेट से बाद की डेट यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि वो ऑर्डर आपने दिया, उसके बाद में माल गुड्स आपको रिसीव हुआ, उसके बाद में आप क्या करते हैं? कंप्लेन करते हैं। तो हम यहाँ जो डेट डालेंगे, इस बात का ये ध्यान रखना है, जो डेट यहाँ डालेंगे उससे पहले की डेट ऑर्डर नंबर में होनी चाहिए। और कंप्लेन लेटर जब भी लिखते हैं बिजनेस फॉर्मेट में, तो वहाँ पर ऑर्डर नंबर जो है कंपलसरी होता है, क्योंकि उनको कैसे पता चलेगा कि आपने किस माल के या किस गुड्स के लिए जो है कंप्लेन की है। जब भी आप कंप्लेन करेंगे तो वो उस गुड्स की प्राइस लिस्ट देखेंगे, उससे रिलेटेड जो पुराने लेटर्स आए हुए गए हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। तो ये ऑर्डर नंबर बिल्कुल कंपलसरी है, और यदि नहीं दिया हुआ आता है तो भी आपको लिखना है। तो यहाँ डेट आ जाएगी, हम लिख देते हैं जैसे यहाँ पे 27 अगस्त 2020, यह आपकी डेट आ गई। उसके बाद में एक लाइन का आपको गैप छोड़ना है, उसके बाद में आ जाएगा रिसीवर्स एड्रेस। ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई है ये फॉर्मेट में बताई है। आप चाहे तो उस फॉर्मेट को एक बार अपनी आंखों के सामने अपनी नोटबुक में रख सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए। रिसीवर एड्रेस में सबसे पहले अगर पोस्ट का नाम दिया हुआ है तो वो आता है, और यहाँ देखो पोस्ट का नाम दिया हुआ है, राइट ए लेटर टू द मैनेजर। किसको लेटर लिखना है? द मैनेजर को। तो यहाँ हम चाहे तो टू से शुरू कर सकते हैं, नहीं तो द मैनेजर भी हो सकता है, टू द मैनेजर। और नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ टू को जैसे हम जनरली यूज़ नहीं करते, तो आप सीधा ही फॉर्मेट काम में ले लीजिए, द मैनेजर पहली लाइन में लिख देंगे आप। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा इसके शॉप का नाम, प्रीतम इलेक्ट्रॉनिक्स, ये शॉप का नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में आपके आ जाएगा इसका एड्रेस, यहाँ दिया हुआ देखो चांदपौल जयपुर, ये की एड्रेस हम यहाँ पे लिख देंगे चांदपौल
जयपुर। तो पहले हमने क्या लिख दिया, रिसीवर्स सेंडर्स एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ के डेट, फिर एक लाइन छोड़ के हमने क्या लिख दिया, रिसीवर्स एड्रेस। और रिसीवर्स एड्रेस के बाद में आप जो है यहाँ लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। यहाँ आपका सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट्स जो है ये देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। कंप्लेन किसके, इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स के, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा टू कंप्लेन अगेंस्ट inferior quality of goods, ये आप लिख देंगे। और यहाँ एक चीज आप एक लाइन छोड़ के चाहे तो एक चीज और लिख सकते हैं, रेफरेंस। यानी यहाँ जो आप कंप्लेन लिख रहे हैं वो किस रेफरेंस के थ्रू या कौन सी चीज के बारे में लिख रहे हैं, तो वहाँ आप डाल सकते हैं इस लेटर में रेफरेंस। तो यहाँ लिख सकते हैं ऑर्डर नंबर, जो भी ऑर्डर नंबर आपको दिया था मैंने, यहाँ ऑर्डर नंबर आ जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ आपके 45 JH 23-2020 ऑन डेटेड। और यहाँ उस ऑर्डर की डेट डाल देंगे। जैसे हमने यहाँ जो डेट लिखी है उससे कम से कम 15-20 दिन पहले की डेट डाल सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 अगस्त 2020, क्योंकि 15-20 दिन पहले जो ऑर्डर गया था वो माल अभी आपको मिला है और उसको मिलने के बाद आप कंप्लेन लिख रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, रेफरेंस, फिर उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशन, इसमें सर या मैडम या फिर सर्स। अब यहाँ ऊपर पोस्ट दे रखी है द मैनेजर, तो यहाँ लिख देंगे हम डियर सर या सर, दोनों में से कोई भी वर्ड काम में ले सकते हैं। अब यहाँ तक का पार्ट जो जनरल सभी लेटर्स में आता है वो आपने देख लिया। अब आगे जो है इसकी मेन बॉडी आती है, उसमें क्या लिखेंगे। सबसे पहले हमने कहा था कि आप जो है थैंक्स दे सकते हैं जो आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है उसके लिए और टाइम पे। अगर मान लो टाइम पे रिसीव ने आप डिले के लिए लिखना चाहते हैं लेटर, तो फिर इस चीज़ के लिए नहीं लिख सकते कि भाई आपने समय पे भेज दिया है माल, आप ये लिख सकते हैं थैंक्स फॉर योर सप्लाइंग गुड्स वेरी एक्सीलेंट क्वालिटी, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो किसी न किसी बहाने आपको थैंक्स वहाँ लिखना है। जैसे हम यहाँ इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स के बारे में लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं वी थैंक फॉर द प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ और ऑर्डर, या फिर से ऑर्डर नंबर आएगा, ऑर्डर नंबर 45 JH 23-2020, और यहाँ आ जाएगा डेटेड 3 अगस्त 2020। ये जो पार्ट है ऑर्डर नंबर का पार्ट, ये सबसे कंपलसरी पार्ट है इस लेटर का, क्योंकि यदि आप बिजनेसमैन को ये नहीं बताएंगे कि कौन सा ऑर्डर है, किस तारीख को दिया गया है, तब तक वो किसी चीज़ को कंफर्म नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद में हाउएवर, अब यहां बताएंगे वी हियर बाय। अब मैंने कहा था पहले आप उसको थैंक दे दीजिए, उसके बाद में इश्यू का इंफॉर्मेशन दीजिए। तो वी हियर बाय लाइक टू इन्फॉर्म यू, ये जनरल लैंग्वेज है, आप कहीं भी काम में ले सकते हैं। दैट, अब यहाँ तक की जो लाइन है हाउएवर वी हियर बाय लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, ये आप किसी भी प्रकार के बिजनेस कंप्लेन लेटर में काम में ले सकते हैं। दैट द गुड्स सप्लाइड बाय यू दिस टाइम। अब यहां देखो एक चीज हमने लिखी है, द गुड्स सप्लाइड बाय यू दिस टाइम are of inferior quality।
अब इस लैंग्वेज को लिखने का मतलब क्या है, ये जो आया है ना, द गुड्स सप्लाइड बाय यू दिस टाइम, इस वर्ड को खास ध्यान देना। दिस टाइम जब भी हम बिजनेस लेटर लिखते हैं तो बिजनेस रिलेशंस बहुत लंबे चलते हैं, तो वहाँ आप सीधा किसी रिलेशन को कट नहीं कर सकते। तो यहाँ आप स्पेशली लिख रहे हैं कि वी hereby like to inform you that the goods supplied by you this time, यानी इस बार जो आपने माल भेजा, हर बार गड़बड़ नहीं आता है, पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने जो माल भेजा है वो माल जो है इन्फीरियर क्वालिटी यानी थोड़ी सी कम क्वालिटी का, बेकार क्वालिटी का है। यानी आप उसका सिरे से खारिज नहीं कर रहे हैं कि आपने हमेशा ही खराब भेजा। अगर ऐसा होता है तो हम उससे माल मंगाते ही नहीं, उसको ऑर्डर देते ही नहीं है, लेकिन उसने इस बार खराब भेजा है, उसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, इट डज नॉट टैली विथ वंस दैट यू हैव सप्लाइड टू अस earlier occasions। अब यहां देख लीजिए, ये जो लैंग्वेज है ये कॉमन लैंग्वेज की तरह आप कहीं भी काम में ले सकते हैं। जैसे यहां लिख दिया आपने, यू दिस टाइम आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, इट डज नॉट टैली विद वंस दैट यू हैव सप्लाइड टू अस ऑन अर्लियर ओकेजन्स। ये जो दोनों तीनों लाइनें हैं, जब भी आप इंफीरियर क्वालिटी का माल लिखें उसमें ही इन लाइनों को यूज़ किया जाता है कि आपने जो ये माल भेजा है ये उस प्रकार का माल नहीं है जिस प्रकार से आप सामान्य रूप से हमें भेजते हैं या पूर्व में आपके द्वारा हमें भेजा गया है। ये यानी पूर्व में आपने जितना भी गुड्स भेजा है, पहले जितना भी आपने माल भेजा है वो काफ़ी ठीक था। दैट यू हैव सप्लाइड ऑन अर्लियर ओकेजन्स। तो यहाँ आपने मुद्दा बता दिया। सबसे पहले आपने ऑर्डर जो आया उसके लिए थैंक्स कर दिया, उसके बाद में ऑर्डर का बता दिया कि भाई मेंशन कर दिया कौन सा ऑर्डर है, उसके बाद में आपने प्रॉब्लम बता दी, साथ में आपने उस व्यापारी को ये भी लिख दिया कि हमेशा से इस प्रकार का माल नहीं आता है, पहली बार या इस बार जो माल आया वो ख़राब माल आया है। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि सजेशंस बताएंगे कि आप अपनी तरफ से क्या सजेशन उसको देना चाहते हैं कि उसका क्या किया जाए। गुड्स तो आ गया, अब उसको वापस भेजना थोड़ा भारी पड़ सकता है, तो उसके लिए आप क्या सजेशंस देंगे। वी में हाउएवर, यानी फिर भी हम रिटेन द गुड्स यानी इस माल को हम रख सकते हैं। अब आप उसको सजेशन बता रहे हैं कि यदि आप चाहें तो हम इस माल को अपने पास रख सकते हैं। द कंडीशन ऑन द कंडीशन that an allowance of 25% will be made in price। यानी आपने अपना एक सजेशन बता दिया कि चलो माल तो आ गया, इस बार थोड़ा अच्छी क्वालिटी का माल नहीं आया है और आप चाहते हैं तो हम इस माल को अपने पास रख भी सकते हैं, लेकिन रिटेन द गुड्स ऑन द कंडीशन, इस शर्त पर दैट एन अलाउंस ऑफ 25% के 25% की छूट जो है वो जो है विल बी मेड इन प्राइस, इसकी कीमतों में दी जाएगी। यानी जो आपने जो माल सप्लाई किया है वो माल बिक भी सकता है मार्केट में, हम बेच भी देंगे, लेकिन जिस कीमत पर आपने भेजा है उस कीमत पर हम उसको नहीं बेच पाएंगे, आपको 25% छूट उसमें हमें देनी पड़ेगी। उसके बाद में आप बता सकते हैं कि ऐसा हम कर सकते हैं, और साथ में आप ये भी लिख सकते हैं फेलिंग विच, यानी इस चीज़ के असफल होने पर यदि आप इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि आप 25% का हमें डिस्काउंट नहीं देते हैं, द गुड्स बी केप्ट पेंडिंग
goods be kept pending till the receipt of instruction from you। यानी अगर आप इस शर्त को नहीं मानते, 25% हमें डिस्काउंट नहीं देते तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। उस कंडीशन में माल क्या होगा, वहीं की वहीं पड़ा रहेगा जब तक कि आपका इंस्ट्रक्शन हमारे पास कुछ भी नहीं आता। एज टू हाउ शुड दे बी डिस्पोज्ड ऑफ, हाउ शुड दे बी डिस्पोज्ड ऑफ, यानी आप जब तक हमें इंस्ट्रक्शन नहीं देते कि इस माल को किस तरह से निपटाया जाए, वापस भेजा जाए, बेचा जाए, क्या किया जाए, तब तक ये माल वैसे के वैसे पड़ा रहेगा अगर आप हमारी शर्त नहीं मानते हैं। तो आपने यहाँ जो है इन लाइनों में यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने क्या कर दिया, जो बिजनेसमैन है उसको सजेशन दे दिया हमारे हिसाब से इसका उपाय क्या हो सकता है, हमारे हिसाब से जो है इसका निदान क्या हो सकता है। और साथ में आपने ये भी बता दिया कि यदि आप इस शर्त को नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, आप जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे इस माल का कैसे निपटारा करना है उसके लिए हम वेट करते रहेंगे। वी वेट फॉर योर प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स, हम आपके शीघ्र प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी आप हमें जवाब भेजिए। तो इस तरह से कंप्लेंट लेटर कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में जैसे सभी प्रकार के लेटर्स, बिजनेस लेटर्स में हम लिखते हैं योर्स सिंसियरली, जनरल वर्ड काम में लिया जाता है सभी प्रकार के बिजनेस लेटर में। और यहाँ आप नाम लिख सकते हैं, ऊपर जैसे नाम आया हुआ था तो यहाँ नाम दिया हुआ था अपने आनंद शर्मा। अब ऊपर इसके ठीक नीचे पोस्ट लिखते हैं, अगर पोस्ट दी हुई है, नहीं दी हुई है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, उस दुकान का नाम भी लिख सकते हैं, फॉर KM इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से कंप्लेंट लेटर जो बिजनेस फॉर्मेट में लिखा जाता है वो कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो में दिखाए गए कंप्लेंट लेटर को, क्वेश्चन को, इसमें जो हमने बताए थे पॉसिबल रीजंस क्या होते हैं कंप्लेंट लेटर के, उनको भी अपनी कॉपी में, नोटबुक में राइट डाउन करना है। इसके अलावा जो लेटर आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है और लेटर लिखना है। इस बार आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो प्रश्न को अच्छी तरीके से समझें, उस क्वेश्चन को समझें, कौन सी लैंग्वेज काम में लेनी है, थोड़ा इस बारे में ध्यान रखें। थैंक्स एंड जय गुरुदेव।